सुविधा। तो आज हम देखेंगे एक नए दार्शनिक के रूप में आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को। हमारे मस्तिष्क में जैसे ही आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य का नाम आता है तो प्राचीन भारत के एक सशक्त यथार्थवादी रियलिस्टिक अप्रोच के फिलासफर, पॉलिटिकल फिलासफर का नाम आता है। एक यथार्थवादी राजनीतिक दार्शनिक। तो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक दैदीप्यमान नक्षत्र, एक ऐसा दैदीप्यमान नक्षत्र जिसका पूरे विश्व के राजनीतिक चिंतन में कोई सानी नहीं है। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामजी शास्त्री, उन्होंने आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि प्राप्त की, मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त की और उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया। वो संस्कृत में थी और तब दुनिया को पता चला कि भारत का राजनीतिक चिंतन प्राचीन काल में इतना समृद्ध था। और मैं आप सबको अवगत करा दूं, और विशेष रूप से एक संतुलित दृष्टिकोण। जैसे मैं मनु को पढ़ा रहा था तो बहुत से बच्चों के ऐसे उलूल जुलूल प्रश्न होते थे जिसका कोई औचित्य नहीं है। देखो, हम किसी भी दार्शनिक को उस युग की अवस्था में जाके समझने का प्रयास करेंगे। और मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो मैं ज्यादातर, ये मेरी कमी हो सकती है, मेरा दोष, मेरी त्रुटि हो सकती है, मैं अपने बच्चों में भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी देखता हूं। मैं अपने बच्चों में भारत का भविष्य देखता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स में उच्च शिखर पर स्थापित होने वाला राजनेता देखता हूं। मैं अपने विद्यार्थियों में आईएएस टॉपर देखता हूं, पीसीएस का टॉपर देखता हूं। तो हम क्षमा चाहेंगे, हम उस पत्रकार की तरह नहीं पढ़ाते हैं जिसका डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। मैं उस तरह नहीं पढ़ाता हूं जो कम्युनिज्म की थ्योरी या कोई भी थ्योरी, वो नेशनलिज्म की ही थ्योरी क्यों न हो, जो छिद्र अन्वेषण पर आधारित है, जो हमारी जिज्ञासाओं को जागृत करे, लेकिन उसी मात्रा और अनुपात में जिज्ञासा और प्रश्नों को मर्यादित भी रखे। यही कौशल एक अध्यापक का भी होता है और यही कुशलता एक विद्यार्थी की होती है। नहीं तो वो भीमराव रामजी अंबेडकर भारत के संविधान का शिल्पी नहीं हो पाता। उसने ज्ञानार्जन किया और उस ब्राह्मणवादी, उस ब्राह्मणिकल फेज में भी ज्ञान की दीप शिखा को प्रज्वलित रखा। तो हमें इस नकारात्मक अप्रोच से पढ़ने पर कोई भी चीज केवल दृष्टि, मैं शंकराचार्य ने कहा है, इससे विरोध हो सकता है, शंकराचार्य ने कहा कि सृष्टि में दोष नहीं है, दोष दृष्टि में होता है। और साहित्य के विद्यार्थी मेरे कई होंगे जो साहित्य भी पढ़ते होंगे। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कहता है कि सुंदरता वस्तु में नहीं, देखने वालों की आंखों में होता है। वो सौंदर्य केवल रूप का सौंदर्य नहीं है, उसके मन का सौंदर्य है, उसके हृदय का सौंदर्य है, उसके विचारों का सौंदर्य, सब कुछ समाहित होता है तो वो सौंदर्य बनता है। तो मेरा सबसे यह कहना है कि विद्यार्थियों, अपने मुस्कुराते भविष्य की ओर देश के संविधान, विधि, मर्यादा में अध्ययन करो। पत्रकार नहीं बनना है। गांव के किसी जो चौपालों की बहस होती है निम्न स्तरीय, मैं नहीं कहता, मैं भी गांव से हूं, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। संकीर्णता में नहीं जाना है, हमें नीचता में नहीं जाना है, उच्चता का दर्शन करना है। और अपने आसपास, और न तो जातीय पूर्वाग्रह रखना है, न तो धार्मिक पूर्वाग्रह रखना है, किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों से उन्मुक्त होकर अध्ययन करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जिस दार्शनिक को पढ़ें और जिस फेज, जिस एरा में पढ़ें, जिस कालखंड में दार्शनिक को पढ़ें, अगर वह युग और कालखंड धर्म से प्रेरित है
तो धर्म की उस अवधारणा के मूल तत्व को उस फेज में जाकर के, उस एज में जाकर के उसका एनालिसिस करें। वर्तमान से जब हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तब मामला सब गड्ढमड हो जाता है और उसकी उस सत्यता के साथ, यथार्थ के साथ हम मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की अवधारणाओं से विमुक्त होकर हमें आगे बढ़ना है, बनना है, आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और हमारी मीमांसा एकांगी नहीं, हमारा इंटरप्रिटेशन एकांगी नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरप्रिटेशन, हमारा विश्लेषण सांगोपांग होना चाहिए, संपूर्णता को कम्प्रिहेंसिवली होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, संपूर्णता में होना चाहिए, एकांगी नहीं होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूं तो अंबेडकर को गाली दूं और कोई अंबेडकरवादी है तो वो मनु को गाली दे। यह तो एक विचित्र स्थिति है। वह वही लोग करते हैं जो अधकचरे हैं, जिन्होंने न तो बाबा साहेब की महानता का अंदाजा है और जिसने न मनु को पढ़ा है और न मनु की महानता का अंदाजा है। तो इसलिए हमें इन सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर के, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के दार्शनिक को पढ़ना है, राजनीतिक फिलासफर को पढ़ना है। और राजनीतिक फिलासफर को पढ़ते समय इन सारे पूर्वाग्रहों से विमुक्त होकर के उस युग की राजनीति को जानेंगे और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को निर्धारित करेंगे। तब हमारा दृष्टिकोण संतुलित होगा। और जब हम उत्तर पुस्तिकाएं लिखेंगे तो जिस तरह आईएएस का रिजल्ट आया और टॉपर्स नजर आते हैं, वो टॉपर्स बैकवर्ड ही हैं, बैकवर्ड, पिछड़े घरों में पैदा हुआ बच्चा आईआईटी को टॉप करता है और आईएएस को टॉप करता है। दृष्टि का संतुलन है। मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा था, इंटरव्यू सुना भी था। तो दृष्टि में वो परिपक्वता आएगी तभी आप आईएएस टॉपर बनोगे। अब निर्धारित कर लो कि आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, प्रोफेसर बनना है, बड़े अधिकारी बनना है, या फिर किसी गांव की गली में बहस में पढ़ करके फिर अपनी अर्थव्यवस्था को संकट में डालने वाला बनना है कि आज का ठिकाना है, कल का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन में कोई गरिमा नहीं है। इस तरह के मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी इस तरह के बने। जो शुरू में इस तरह के ऐसे प्रश्न आए थे तो वो किसी सफलता के और सकारात्मकता के संकेत नहीं है। सकारात्मकता तब होती है, मेरे अध्यापन जीवन का भी एक लंबा समय हो गया, लेकिन वो मैं जानता हूं वो ज्यादातर बाहरी थे। इसमें भी संख्या हमारी हो गई है बहुत ज्यादा, 350 के पास संख्या ये पहुंचने जा रही है, लेकिन उतनी मेरी संख्या नहीं है। मैं जानता हूं केवल 300 के आसपास है, तो फालतू लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है। लेकिन मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, लेकिन दृष्टि के संतुलन के साथ हमें आगे बढ़ना है। अतीत हमेशा कष्ट देता है, अतीत की पीड़ा से और अतीत से हम प्रभावित होते रहेंगे तो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हमें अपने सुनहरे भविष्य की ओर चिंता है। हमें विद्यार्थी, मेरा विद्यार्थी कल क्या बनेगा, इस कैरिकुलम पर, इस डिजाइनिंग पर एक अध्यापक के रूप में मेरा फोकस होता है कि कल का विद्यार्थी मेरा क्या बनेगा। मैं आज केवल कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूं, कल मेरा विद्यार्थी क्या बनेगा इसकी चिंता मुझे अधिक रहती है। तो इसलिए मैं थोड़े डांटता भी हूं, फटकारता भी हूं, अनुशासन भी रखता हूं। तो इस तरह के प्रश्नों पर न पढ़ के दार्शनिक के मूल अवधारणा को समझना है। मैंने परिचर्चा की कि हम लोगों को पढ़ना है आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। यह विष्णुगुप्त कौटिल्य, जैसा कि मैंने कहा कि जब सबसे पहले श्याम शास्त्री जी ने पांडुलिपियां प्राप्त की, मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखी प्राप्त की, हस्तलिपि अर्थशास्त्र की प्राप्त की, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया तो दुनिया विस्मय से देखती रही, आश्चर्य से। एक रहस्यमयी खामोशी विश्व में छाई हुई थी। तब कहा जाने लगा कि भारत में भी केवल आध्यात्मिक दर्शन का देश नहीं है भारत, केवल बुद्ध, राम, कृष्ण, शिव और बुद्ध को उत्पन्न, महावीर को उत्पन्न करने वाला, गांधी का देश, विवेकानंद को उत्पन्न करने वाला देश नहीं है। यह देश तो राजनीति की जिस डिप्लोमेसी को विश्व ने हजारों वर्ष बाद पाया, उसका निर्माता और उसका संस्थापक देश है। तो किस शताब्दी की ये पुस्तक है, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है,
कि उनकी जो प्रसिद्ध कृति है अर्थशास्त्र, पहले तो अर्थशास्त्र सामान्यतः सुनने में ऐसा प्रतीत होता होगा कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र विषय पर लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन जो आनुवांशिकी विद्या प्राचीन काल में होती थी, त्रयी होती थी, जिसमें वार्ता था, संवाद था, ज्ञान की जो त्रयी थी, 3 शाखाएं थी, उसमें एक महत्वपूर्ण शाखा आनुवांशिकी की थी। हम किस तरह शासन चलाएं, किस तरह वृत्तिका चलाएं, किस तरह अपना स्टाइपेंड चलाएं, इसके विषय में भारत के ऋषियों मनीषियों ने एक विषय रखा जिसे आनुवांशिकी या अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की परंपरा में अनेक, चाणक्य से पहले शुक्र आ चुके हैं, ऐसे कई विद्वान आ चुके हैं, लेकिन यह पहला दार्शनिक है जिसने यथार्थवादी, बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच के साथ भारत के राजनीतिक चिंतन का आरंभ करता है। और ये धर्म, जबकि भारत प्राचीन धर्म का देश है, इसके प्राण धर्म में बसता है। और धर्म, मैं पुनः कहूंगा कि यह धर्म धारणा है, परिभाषा भी की गई है, धारयेति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है, जो मूल्य हमें प्रगति की ओर निरंतरता में प्रेरित करें, वही धर्म है। तो उस धारणा को, उस अनुकरणीय पाथेय धारणा को, संकल्पना को, विचारों को जो हृदय में लगाने लायक है, उसी को धर्म कहा गया। तो यहां धर्म, जैसे इस्लाम उसके पैगंबर हैं, भारत के धर्म का कोई पैगंबर नहीं है। ईसाई धर्म का पैगंबर ईसा मसीह है, जरथुष्ट्र हैं एक धर्म के पैगंबर, हर धर्म का एक पैगंबर है, एक अगुआ है जिसने उस धर्म को स्थापित किया। इन भारत के धर्म का कोई संस्थापक नहीं, इसीलिए यह धर्म धारणा है। और धर्म, लाख कितने कम्युनिज्म फैला लो, कम्युनिस्टों के भारत में सबसे बड़े ध्रुव तारे, नक्षत्र अथा तो जिज्ञासा घुमक्कड़ी के प्रणेता राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि अगर भारत में कम्युनिज्म को लाना है तो क्या करना पड़ेगा। वो अपना एक उपन्यास प्रसिद्ध लिखते हैं, बोलगा से गंगा। तो उन्होंने कहा कि गंगा को गंगा मैया कहना पड़ेगा, तब भारत में साम्यवाद की जड़ें पनप पाएंगी, स्थिर हो पाएंगी। बहुत कम्युनिज्म चला, लेकिन भारत के जनमानस ने, उन्हीं पददलितों ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने साम्यवाद को स्वीकार नहीं किया। ये मौलिक कारण है कि भारत की अपनी धर्म की विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता और उसका धर्म और धर्म का सूक्ष्म आध्यात्म रहा है जो अद्वितीय है। भारत ही वह देश है जहां व्यक्ति की खोज होती है। क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म का अंश हूं। दुनिया की किसी सभ्यता और संस्कृति में इतना अनुपम मानव की खोज कहीं नहीं की गई। और मैं ब्रह्म का अंश हूं, यह वेदों का वाक्य है, यह उपनिषदों का वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि प्रत्येक मनुष्य के लिए है, तो ये कहां से संकीर्ण हो सकता है? इसने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसने पूरी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को कुटुंब माना, तो ये संकीर्ण कैसे हो सकता है? कुछ ब्राह्मणवादी पाखंड के कारण, कर्मकांड की जटिलता के कारण, घात प्रतिघात के आक्रमणों के कारण जो विक्षोभ हुआ, उसके कारण जो कट्टरता आई है, उसके लिए भूख से उपजी हुई करुणा के दर्शन को, बुद्ध के दर्शन को, जो भूख उपजी हुई करुणा थी, जो मानवता का दर्शन था, जो अंबेडकर का सिद्धांत था, जो विवेकानंद का सिद्धांत था, जिसने कठोर शब्दों में कहा कि ब्राह्मण क्षत्रियों रास्ता खाली करो, पद दलितों को आगे बढ़ने दो, वो सिंहासन, उन सिंहासन पर, उस सिंहासन पर, उस पद पर उन्हें प्रतिष्ठित करने दो। और वो कहा करते थे कि एक ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, एक क्षत्रिय की तेजस्विता इसी में है कि अपने आसपास के सभी लोगों को तेजोमय बना दे, और ब्राह्मण वही है जो अपने आसपास के संपूर्ण लोगों को ज्ञान से भर दे। और उन्होंने यह भी कहा कि पद दलितों को, वंचितों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वह ईश्वर के अविनाशी पुत्र हैं, वो हीन भावना से ग्रस्त न हो। तो ऐसे ऐसे महापुरुष, जहां
जहां दयानंद सरस्वती रहे हो, पाखंड से लड़ाई मजबूती से लड़ी हो, जहां अम्बेडकर रहे हो, जहां ज्योतिबा फूले रहे हो, जहां विचारों के लिए संघर्ष करने की शक्ति रही है, जहां चारवाक जैसा दार्शनिक रहा है जो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर के ईश्वर को चुनौती देता था और उसे भी हम दार्शनिक के रूप में स्वीकार करते हैं। यह कभी भी मतांतरों से यहाँ मतभेद रहता है, मनभेद नहीं रहता है, मानवता का कहीं लोप नहीं रहता है। तो प्यारे बच्चों, इसी दृष्टिकोण से हमें संपूर्ण की व्याख्या करनी चाहिए। भारतीय दर्शन, भारत के राजनीतिक दर्शन की व्याख्या करनी चाहिए। संकीर्णता और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के जब हम पढ़ेंगे तभी हमारा दृष्टिकोण संतुलित होगा, और जब दृष्टि का संतुलन स्थापित होगा तो कोई असंभव सी परीक्षा भी संभव हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। तो मैं पुनः आता हूं आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य पर, और कौटिल्य की जो बहुत मशहूर रचना है जिससे उनके राजनीतिक सूत्रों का परिज्ञान होता है, ज्ञान होता है, वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जैसा मैंने कहा कि श्याम जी शास्त्री ने उसे ढूंढा, उसकी हस्तलिपि को ढूंढा, उसका अंग्रेजी अनुवाद कराया और दुनिया को ज्ञात हुआ। इनके कालखंड को लेकर भी थोड़ी सी टकराहट है। जैसे कीथ जो अंग्रेजी पाश्चात्य इंग्लैंड के दार्शनिक हैं, जॉन कीथ, विंटर नीत्ज जो जर्मन के हैं, और जॉली जैसे विद्वानों ने कहा कि यह ईसा की 3री शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन यह प्रमाणिक नहीं है। जो विद्वानों का एक विशाल समूह है जिसमें सम्मिलित हैं स्वयं श्यामजी शास्त्री, प्रोफेसर काशी प्रसाद जायसवाल, फ्लीट जैसे यूरोप के महत्वपूर्ण विद्वान, स्मिथ, गणपति शास्त्री, एन लॉ जो ब्रिटिश जूरिस्ट हैं, डॉक्टर भंडारकर, DR भंडारकर जैसे सब विद्वानों ने, बहुतायत विद्वानों ने कहा कि यह ईसा की 3री शताब्दी पूर्व में लिखा गया ग्रंथ, ये मौर्य काल के समकालीन है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठापित करने वाला यही दार्शनिक था, यही राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर था, जो तक्षशिला के विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन किया था, वहां प्रोफेसर था। तो यही मत प्रमाणित होता है कि अर्थशास्त्र का रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ही थे, और इतिहास सम्मत है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का शासनकाल था, जिसके राज का सिंहासन प्रतिस्थापित किया, जिसकी छत्र छाया में, जिस सानिध्य में, जिस प्रेरणा में एक अत्यंत पिछड़े घर के बालक को उन्होंने राजा घोषित किया और बनाया, और चंद्रगुप्त जैसा राज्य विश्व में कोई नहीं हो सकता। वह सुशासन की स्थापना की जिसके विषय में ह्वेनसांग ने टिप्पणी की थी, जिसके विषय में अनेक विदेशी विद्वानों ने लिखा, उसकी पामीर घाटी तक, बाल्टिक गणराज्य तक जिसकी सीमाएं थी, रूस तक जिसका साम्राज्य विस्तृत था, वह मौर्य साम्राज्य, और उस मौर्य साम्राज्य का जो गुरु था वो राजनीतिक प्रोफेसर आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य थे। उन्हीं के निर्देशन में उनके जीवन की सादगी, उनके जीवन की सरलता और प्रजा के प्रति उनका आग्रह, और राजा को प्रजा के प्रति एकदम सेवक के रूप में प्रस्तुत करने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो यह स्पष्ट हो गया कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की या दंड, उस समय राजनीति शास्त्र को आज की तरह पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र नहीं बल्कि दंड नीति कहा जाता था। दंड नीति का अर्थ दंड देना नहीं है, दंड का अर्थ होता है संस्कृत में अनुशासित करना। तो इसलिए जो राजकाज से संबंधित जो विधा होती थी, राजकाज से संबंधित जो रचना होती थी, उसके लिए शब्द का जो प्रयोग किया गया, वो शब्द क्या था? वो शब्द था, उस शब्द का प्रयोग किया गया, वो शब्द था दंड नीति। नीति नए धातु से मिल करके बनी है संस्कृत में। मैं स्वयं संस्कृत का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन इसको जानने के लिए मैंने संस्कृत के जो विद्वत पुरुष हैं उन्होंने पूछा कि नीति और राजनीति का
जो अर्थ है संस्कृत की दृष्टि से, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि हिंदी में तो हम दूसरे तरह से उसको समझते हैं, अंग्रेजी में भी पॉलिटिकल साइंस को दूसरे तरह से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन संस्कृत के विद्वानों का मानना है कि संस्कृत में धातुएं होती हैं, क्रियाएं, क्रिया जिसे कहते हैं। तो संस्कृत की जो क्रिया है, राज माने राजस्य, राजकाज से संबंधित, और नीति माने नय धातु से बनी है, और नय धातु का अर्थ होता है ले जाना। और फिर आगे कहा गया कि ले जाना किस ओर, सन्मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग की ओर ले चलने वाली विधा का नाम है, अच्छे मार्ग की ओर ले चलने की विद्या का नाम है दंड नीति। और उसी के अनुरूप आचार्य विश्वगुप्त कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र को प्रतिपादित किया कि यह दंड नीति हर व्यक्ति को अच्छे मार्ग की ओर ले सके, जिससे व्यक्ति का कल्याण हो सके, जिससे राष्ट्र का कल्याण, उनकी दृष्टि में समष्टि सभी का कल्याण पहला था और व्यक्ति का कल्याण द्वितीय का स्थान में था। वह सर्वे भवन्तु, सभी के कल्याण के पक्ष में थे। इसीलिए आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कहा कि मनुष्य की जीविका, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, उसे अन्न का दाना चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, और रहने के लिए भवन चाहिए, और उसे समाज में सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन हो। ये रोटी, कपड़ा, मकान और एक गरिमापूर्ण जीवन मनुष्य की मौलिक आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मनुष्य की जीविका जिस भूमि पर होती है, जिस भूमि पर चलती है, वे जिस भूमि पर मनुष्य की आजीविका चलती है, भूमि मतलब वसुंधरा, ग्राउंड, वह उनको कहता है कि मनुष्य का कर्म और मनुष्य जिस पर मनुष्य खड़ा है, जो मनुष्य का आधार है। उस समय कृषि कर्म महत्वपूर्ण था। उसने कहा यह जो वसुंधरा है, यह जो भूमि है, दोनों को कहा अर्थ। माने आज हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, और आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने 3री शताब्दी में मनुष्य की गरिमा और उसके महत्व को प्रतिस्थापित करते हुए कहा कि यह जो भूमि है जिसके हम निवासी हैं, और यह जो मनुष्य है, दोनों ही अर्थ हैं, दोनों ही इकोनॉमी हैं, दोनों ही रिसोर्स हैं, दोनों ही संसाधन हैं। और इन्हीं संसाधनों के आधार पर मनुष्य आगे बढ़ता है। और शास्त्र, अर्थशास्त्र, जिसमें मनुष्य भूमि से लाभ प्राप्त करे और भूमि उसका पालन करे, इसीलिए यह मनुष्य भी अर्थ है, यह भूमि भी अर्थ है। यह भूमि मनुष्यों का पालन करती है। जैसे माँ अपने बच्चे के पालन करने के लिए उसे शुरू में, जब वो शैशव अवस्था में होता है, जब वह कुछ डाइल्यूट नहीं कर पाता है, तब वह अपने पैपान से, अपने दूध से बच्चे का परिपालन करती है। ठीक इसी तरह का उदाहरण देते हुए आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं कि यह अर्थशास्त्र इसीलिए है कि यह जो वसुंधरा है वह मनुष्यों का परिपालन करती है। यह रत्न गर्भा वसुंधरा है। इसी धरा पर एक एक से नर जन्म लेते हैं और उनका परिपालन यही धरती माँ, यही भारत माँ, यही करती है। इसलिए दोनों धर्म हैं, दोनों अर्थ हैं। इसीलिए कौटिल्य ने अपने इस अनुपम ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रख दिया, क्योंकि अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है। और इस राज्य नामक संस्था का निर्माण भी उसी अर्थ को सुव्यवस्थित करने के लिए हुआ है। तो स्वयं आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की उपादेयता, उसकी रिलेवेंसी, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता को रेखांकित कर दिया और कहा कि इसीलिए हम इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ एवं अर्थ का शास्त्र, अर्थ का शास्त्र आजीविका। अगर मनुष्य है तो मनुष्य का प्रबंधन कैसे होगा, मनुष्य किस तरह सन्मार्ग की ओर चले, मनुष्य का आचरण किस प्रकार शुद्ध और शुद्ध से शुद्धतम हो जाए, रिफाइंड हो जाए, वेल फाइंड हो जाए, वेल फिनिश हो जाए, इसके लिए जरूरी है एक व्यवस्था। और इसीलिए यह अर्थ का जो शास्त्र है, यह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन दोनों का ही प्रबंधन करता है। इसलिए आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इसे कहा कि यह मनुष्य के और अर्थ का प्रबंधन करने वाला विज्ञान है। इसीलिए
उन्होंने अर्थशास्त्र कहा। अर्थशास्त्र धन संग्रह का विज्ञान नहीं, धर्म संग्रह की अर्थ संग्रह की कला नहीं है। मैंने धर्म संग्रह शब्द का प्रयोग कर दिया, वो ऐसे ही स्वाभाविक रूप से निकल गया। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कहा कि अर्थशास्त्र धन संग्रह की विद्या नहीं। धन आवश्यक है लेकिन अपेक्षित है, लेकिन वह तर्क सम्मत होना चाहिए, वह विधि सम्मत होना चाहिए, उसका सामाजिक औचित्य होना चाहिए और उसके अभिकेंद्र में व्यक्ति नहीं संपूर्ण समाज होना चाहिए, पूरा देश होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, तब उस अर्थ की उपयोगिता है। अर्थ राज के प्रसादों में अर्थ की प्रचुरता हो और बाहर उस राजमहल के बाहर बच्चा भूख से बिलबिला रहा है तो उस अर्थ का कोई औचित्य नहीं है। विष्णुगुप्त कौटिल्य के मस्तिष्क में यह बात सदैव ध्यान में थी और इसीलिए राजा के कर्तव्य को, राजा के कार्य को बताया कि राजा का सुख व्यक्तिगत सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। इस प्रकार उन्होंने अर्थशास्त्र की संरचना की। अर्थशास्त्र राजनीति और व्यवस्था की एक कला का नाम है, प्रबंधन का नाम है। देश किस तरह चलेगा, राज्य का किस प्रकार सफलतापूर्वक संचालन करेगा, तो अर्थशास्त्र राजनीति अर्थात राज्य का प्रबंधन और प्रबंधन राज्य में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हो, मत्स्य न्याय को दूर कर सकें, अर्थात जिस प्रकार छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, इस तरह की अराजकता वाला समाज कौटिल्य को स्वीकार्य नहीं है। जहां मत्स्य न्याय हो, कौटिल्य को उस तरह की राजनीतिक व्यवस्था, सुशासन व्यवस्था चाहिए जिसमें सामान्य सभी नर नारी प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यह स्वप्निल आकांक्षा, यह सपना कौटिल्य का था और इसीलिए अपने चहेते शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था और इसीलिए यह शासन कला पर और राजनीति विज्ञान का अद्वितीय ग्रंथ है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अल्तेकर जो पाश्चात्य दार्शनिक है, इतिहासकार है, राजनीतिक दार्शनिक है, उसने कहा कि राजनीति शास्त्र के वांग्मय में, राजनीति शास्त्र के संपूर्ण साहित्य में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वांग्मय में पाणिनि का जो व्याकरण में, पाणिनि के व्याकरण के सूत्र से ही पूरे संस्कृत वांग्मय का संचालन, संस्कृत साहित्य का, व्याकरण का संचालन होता है। इसीलिए अल्तेकर महोदय ने कहा कि जो स्थान राजनीति शास्त्र में कौटिल्य का वही स्थान है जिस प्रकार व्याकरण के शास्त्र में पाणिनि का स्थान है। पाणिनि के सूत्रों के बिना संस्कृत व्याकरण की रचना, संस्कृत की व्याख्या, संस्कृत के मूल अर्थ की मीमांसा, व्याख्या, विवेचना नहीं हो सकती है। उसी तरह अर्थशास्त्र के बिना राजनीति शास्त्र की व्याख्या, विवेचना, मीमांसा असंभव है। उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस, का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है जब तक कि हम अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ते हैं। तो ये इतनी बड़ी संज्ञा दी गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चार प्रकार के एक तरह से मेथोडोलॉजी कह लीजिए, या 4 प्रकार के विषयों पर अर्थशास्त्र में परिचर्चा की गई है। वह है अनुवांशिकी कहते हैं दर्शन और तर्क को, लॉजिक को और फिलॉसफी को। उसके बाद त्रयी माने 3, धर्म, अधर्म, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और वेदों का ज्ञान क्या है, वेद हमें क्या सिखाते हैं। वस्तुतः मेरा सबसे ये कहना है अपने प्रिय विद्यार्थियों से कि मित्रों, जो वेद है, हम वेदों को कुछ पूर्वाग्रह से गाली दे सकते हैं, लेकिन वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। वेदों में अमरत्व के सिद्धांत, प्रकृति के सत्य, ब्रह्म के सत्य और मानवीय व्यवहार के यथार्थ का वर्णन किया गया है। मैं निवेदन करूं कि जो बुद्ध के आर्य सत्य हैं,
वो बुद्ध ने अपने नहीं गढ़े थे। वह आर्य सत्य सब वेदों का आर्य सत्य है। वह जो अष्टांगिक मार्ग है सब उसमें लिखित है। कर्मकांड की जटिलता ने उसको तहस नहस कर दिया है। तो इसीलिए अनुवांशिकी 4 भागों में विभक्त है। पहला भाग है उसका अनुवांशिकी, जिसको हम फिलॉसफी और लॉजिक कहते हैं, दर्शन और तर्क। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टरेट किया हूं, जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम में 2 ही यूनिवर्सिटी डीफिल की उपाधि देती है, बाकी हर जगह पीएचडी है। डी माने डॉक्टर और पीएच माने फिलॉसफी, पीएचडी। और यहां डीफिल कर देते हैं, डी माने डॉक्टर, PHIL ले लेते हैं फिलॉसफी का। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड, इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा ही जाता है, ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड, इन दोनों ने ही, विश्व के केवल 2 विश्वविद्यालय हैं जो डॉक्टरेट के में डीफिल देते हैं। हर जगह उसी का अंतर कुछ नहीं है, केवल अपने को स्पेसिफिक करने के लिए डीफिल दे दिया जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति कॉमर्स में, कोई केमिस्ट्री में, कोई फिजिक्स में, कोई मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट करता है, उसको भी क्या डिग्री मिलती है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मिलती है। मैंने लोहिया पर काम किया है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मैं स्वयं तो राष्ट्रवादी हूं और संघ का स्वयं सेवक हूं, लेकिन जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो सोशलिस्ट है, समाजवादी है, लोहियावादी है। तो मैंने बचपन से लोहिया को जाना, समझा, और एक दार्शनिक के रूप में बहुत चर्चा होती थी। तो मैंने जो काम किया, जो मैंने वर्क किया, जो रिसर्च किया, वो लोहिया पर किया। तो लोहिया पर काम करने के लिए मुझे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मिली। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है? दर्शन। जैसे आपने इस मोबाइल का दर्शन किया, आपने इस एक मोबाइल से आप पढ़ ही रहे हैं, एक ये राउटर है, ये डायरी है, ये सारी चीजें हैं। तो आपने देख के बता दिया, ये पेन है, आपने इसको देखा, दर्शन करना माने देखना, और आपने इसको बता दिया कि ये पेन है। तो ये पेन काम क्या करता है? लिखने का काम करता है। तो दर्शन का अर्थ होता है उद्देश्य। तो जो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की जो ये विधाएं हैं 4 भागों में, उसमें पहली विधा है अनुवांशिकी, जिसका अर्थ होता है तर्क और दर्शन। तर्क माने रीजनेबल लॉजिक, अर्थात जैसे वो कार्य कारण संबंधों पर, जैसे बरसात हुई है और मिट्टी गीली हो गई है, नम हो गई है, उसमें ह्यूमिडिटी आ गई है, तो उसके नम होने का कारण क्या है? बरसात का होना। तो ये है काज और एक्शन, कार्य कारण संबंधों पर आधारित। तो प्राचीन में उसे विज्ञान की जगह कार्य कारण संबंधों पर आधारित तर्क और दर्शन कहा करते थे। तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य का एक पक्ष तर्क और दर्शन है, अर्थात किसी भी विचार का उद्देश्य क्या है उसको तर्कपूर्ण ढंग से देखने को ही हम कहते हैं अनुवांशिकी, जिसका अर्थ है दर्शन और तर्क। इसके बाद उन्होंने कहा दूसरी उनकी विधा है त्रयी। त्रयी माने धर्म क्या है, अधर्म क्या है। धर्म यह नहीं है जैसे कोई ब्राह्मण अपने को प्रतिदावा करे कि मैं ब्राह्मण हूं। अरे यार, जो वेदों में, जो हमारे सनातन में ब्राह्मण की परिभाषा की गई वो क्या है? ब्रह्मम जान्यात इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने, जो ईश्वर की अनुभूति और प्रतीति करे, वो ब्राह्मण है। लेकिन आज जाति के नाम पर ब्राह्मणत्व का दावा है, लेकिन ये वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, सनातन सम्मत नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मनुष्य का धर्म क्या है। डॉक्टर लोहिया बड़ी दिलचस्प परिभाषा देते हैं धर्म की। आज लोहिया होते तो उनको भी क्या कह दिया जाता? डॉक्टर लोहिया को भी सांप्रदायिक कह दिया जाता। उसी लोहिया को कभी पढ़ो, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। धर्म को डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर प्रेरित करने का काम धर्म का है, और राजनीति का काम है बुराइयों से लड़ना। तो धर्म अच्छाइयों पर चलना, राजनीति बुराइयों से लड़ना है। तो इसीलिए डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि जब धर्म विहीन राजनीति होगी तो देश समाप्त हो जाएगा। ये लोहिया के विचार हैं, मैं नहीं कह रहा।
डॉक्टर लोहिया ने कहा कि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उनका प्रसिद्ध वाक्य है, धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म। एक उन्होंने खूबसूरत किताब लिखी, राम कृष्ण और शिव। उन्होंने लिखा, पहला वाक्य लिखा कि मैं तो नास्तिक हूं, लेकिन हे भारत माता, उन्हीं के शब्द पढ़ रहा हूं, हे भारत माता तुम जहां कहीं भी हो, मुझे राम की मर्यादा, कृष्ण का विवेक और शंकर का मानस दो। ये डॉक्टर लोहिया कहते हैं। तो रामायण मेला उन्होंने ही लगवाया। सांप्रदायिकता पर भी बड़े कठोर शब्दों पर आक्रमण करते हैं, कहते हैं कि इस देश की सांप्रदायिकता का कारण यही है कि हिंदू का मन और मुसलमान का मन साफ नहीं है। और अगला वाक्य कहते हैं कि भारत के हिंदुओं को रसखान और अकबर को अपना मानना पड़ेगा, रजिया सुल्तान को अपना मानना पड़ेगा, लेकिन देश के मुसलमानों को बाबर को आक्रांता कहना होगा। ये शब्द डॉक्टर लोहिया के हैं, किसी दूसरे ने नहीं कहे। तो इस तरह इन्हीं शब्द शायद ये बड़े प्रभावित भारत की धर्म सनातन परंपरा से रहे हैं, और धर्म की एक अलौकिक आध्यात्मिक परिभाषा करते हैं डॉक्टर लोहिया। तो उन्होंने कहा, जैसा कि पहले कहा अनुवांशिकी, तर्क और दर्शन, दूसरा कहा त्रयी। त्रयी माने पहला क्या है, धर्म क्या है, धर्म जिस पर मनुष्य चल सके। अधर्म को जब जानेगा तभी मनुष्य धर्म का आचरण करेगा, क्योंकि ये डायलेक्टिव सिस्टम है। यद्यपि मार्क्स के बड़े विरोधी थे डॉक्टर लोहिया। तो उन्होंने जो दूसरी विद्या है वह धर्म, अधर्म और वेद है। तीसरी विद्या है उनकी वार्ता। वार्ता का अर्थ है स्टाइपेंड, कृषि, व्यापार इत्यादि जितने कर्म हैं मनुष्य के, जिससे उसकी आजीविका चल सके, जिससे उसके जीवन का निर्वाह हो सके। और चौथा उसने कहा दंड नीति। चौथा कहा दंड नीति। आप को मैंने तो सीधे मनु से पढ़ा दिया, महाभारत में है। महाभारत में दंड नीति को परिभाषित किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म कहते हैं कि जिस तरह हाथी पांव में आकर के सभी जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, हाथी का पांव लंबा है और हाथी पांव अगर कहीं मिट्टी में धंसता है तो वो चौड़ाई से ज्यादा होगा। तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं जिस तरह हाथी पांव में आकर के सभी जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, इसीलिए दंड नीति में आकर के सभी शास्त्र समाहित हो जाते हैं। तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इसीलिए दंड नीति को सर्वोपरि माना, जिसे महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने सर्वोच्च विद्या के रूप में प्रतिस्थापित किया था, जिसका की चर्चा आपने से अभी मैंने की है। तो आप स्पष्ट हो गए कि कौटिल्य के राजनीतिक विचार के चार पक्ष हैं, दर्शन और तर्क पहला, दूसरा है धर्म, अधर्म और वेद, तीसरा है वार्ता जिसमें कृषि और व्यापार सम्मिलित है, और चौथी उनकी विद्या है, चौथी विधा है, चौथा उनकी मेथोडोलॉजी है, वह है दंड नीति। अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी, देश का रेवेन्यू कैसा होना चाहिए, देश का राजा कैसा होना चाहिए, राजा का आचरण करना कैसा होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए, राजा की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, राजा को किन लोगों से मिलना चाहिए, किनके परामर्श पर अपने राज्य का कार्य संपन्न करना चाहिए, उसकी डिप्लोमेसी, कूटनीति कितनी सशक्त होनी चाहिए, आदि विषयों पर विस्तृत विमर्श आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने किया है। अर्थशास्त्र की रचना, अर्थशास्त्र जो लिखा गया है ग्रंथ, वो केवल श्लोक में माने कविता में नहीं लिखा गया। संस्कृत का वो वांग्मय काव्य की शैली में नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र का रचयिता आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने दोनों मीडियम, काव्य का भी और गद्य का भी, गद्य की और कविता दोनों का मिश्रण करके अपने अर्थशास्त्र को लिखा है। जब उन्हें लगा कि इसे मंत्रवत बना दिया जाए, राजा के कर्तव्य को निर्धारित कर दिया जाए, तब उन्होंने श्लोकों की रचना की। फिर जहां गूढ़ पुरुषों से वार्ता करनी है, किस प्रकार राजा के कर्तव्य होने चाहिए, राज्य कहां पर स्थापित होना चाहिए, उसकी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वहां उन्होंने गद्य विधा का उल्लेख किया है और काव्य को छोड़ दिया है। तो
दोनों की एक मिश्रित शैली में यह अर्थशास्त्र की रचना हुई है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र की रचना में अन्य भी पक्ष हैं, लेकिन उन पक्षों का विस्तृत विवेचन आवश्यक यहाँ नहीं है कि अर्थशास्त्र का वह दंड नीति वाला भाग ही हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए कौटिल्य के अब हम सीधे कौटिल्य के राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से जो बीए थर्ड ईयर की दृष्टि है आपकी, अब हम लोगों के विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है। संभवतः कुछ मौसम के कारण भी है क्या? मौसम के कारण हमारे विद्यार्थियों को कुछ नेटवर्क की संबंधी समस्या है क्या? नहीं सर। तो ये लगातार संख्या घटती जा रही है। वो लिखने ज्यादा आते हैं हमारे विद्यार्थी, सुनने कम आते हैं। तो गांव वालों को हो सकता है गांव की परेशानी हो। तो अर्थशास्त्र में थोड़ी सी मैं चर्चा और कर दूं कि अर्थशास्त्र में किन किन विषयों को शामिल किया गया है। अर्थशास्त्र के इसके अतिरिक्त 15 भाग हैं जिसकी परिचर्चा की गई है। उनमें है जैसे राजा के जीवन, राजा का व्यवहार, राजा के विभिन्न प्रशासनिक कृत्य, राजा किनको परामर्श करना चाहिए, राजा को किन विभागों का चार्ज देना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए। अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमों के न्यायिक निर्णय क्या होने चाहिए, न्याय की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कंटक शोधन माने समाज में के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, इसके संबंध में भी अर्थशास्त्र में चर्चा की गई है। राज्य के कर्मचारियों और कर्तव्यों का उल्लेख अर्थशास्त्र के 5वें भाग में की गई है। अर्थशास्त्र के इसी प्रकार अर्थशास्त्र के 6ठे भाग में शत्रु राष्ट्रों के विषय में, डिप्लोमेसी के विषय में, फॉरेन पॉलिसी के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण है खडगुण नीति। 6 प्रकार की नीति उन्होंने बताई है। इसी प्रकार 7वें भाग में उन्हें धर्म का किस प्रकार आचरण नागरिकों को करना चाहिए, इसके संदर्भ में। 8वें में राज्य की किस प्रकार आपदा आ सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, आपदा का प्रबंधन क्या है, जब विपत्ति में आ जाए, प्राकृतिक आपदा हो, मानवीय आपदा हो, तो उस तरह किस तरह हमें बचाव डिफेंस करना चाहिए, इसके विषय में भी। 9वें भाग में राजा को किस प्रकार दूसरे राज्य पर विजय करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसे राज्यों को अपने में मिला लेना चाहिए जिन राज्यों से स्वयं उस राज्य को खतरा हो और वो राज्य किसी दूसरे शक्तिशाली राज्य द्वारा, जो अपनी भाषा भूषा, अपना जल जंगल जमीन वाला राज्य हो, समीपवर्ती राज्य हो, कोई विदेशी आक्रांता आकर के उस पर राज्य स्थापित कर ले, ऐसे राज्य को तो स्वयं अपने अधीन कर लेना चाहिए। इस प्रकार की रचना भी, इस प्रकार के भागों का भी समावेश आचार्य विश्वगुप्त कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में किया है। विजय के लिए युद्ध के नियम क्या होने चाहिए, इस पर भी परिचर्चा की है। राजा को विजय की इच्छा क्यों रखनी चाहिए, विजुगीष राजा को कहता है उसे किस प्रकार युद्ध के कला कौशल में निपुण होना चाहिए, राज्य के सैनिकों को किस प्रकार का युद्ध कला में निष्णात होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके बाद राजा ने 11वें भाग में किस तरह अन्य राज्यों में हम अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से अन्य राज्यों में, शत्रु राज्यों में फूट डालकर उसे अपने अधीन कर लें या अपने मैत्री संबंध में उसे बांध लें, इसकी भी चर्चा की गई है। 13वें भाग में शत्रु के दुर्ग पर किस प्रकार विजय प्राप्त करें, इसकी परिचर्चा की गई है। 14वें भाग में शत्रु को विष से, जादू से, टोना से, अब उस जमाने में चलता था, उस जमाने में मंत्रों की शक्ति हुआ करती थी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, तो इस तरह के भी कार्य आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य सुझाते हैं अपने 14वें भाग में। 15वें भाग में अर्थशास्त्र की माने देश की रेवेन्यू की, राजस्व का क्या व्यवस्था राज्य को करना चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। 15 भागों की मैंने एक चर्चा सामान्य रूप से कर दी है कि इन तथ्यों को भी अर्थशास्त्र में समाहित किया गया है। लेकिन जो प्रश्न की दृष्टि है वह है
खडगुण नीति और मंडल सिद्धांत, जिस पर 3 ही प्रश्न इस पर महत्वपूर्ण रूप से बीए की आपकी कक्षाओं में बनते हैं। वह है खडगुण नीति, 6 प्रकार की नीति, और उसके बाद मंडल सिद्धांत, ये फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कल और आज। और इसके बाद राजा को किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें राजा का व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, राजा का सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, राजा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, राजा को किन किन से सावधान रहना चाहिए, राजा को किस प्रकार आवश्यकता के अनुसार अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किन किन लोगों का सहयोग लेना चाहिए, इन सब की विस्तृत चर्चा की है। और इस पर हम लोग 3 पक्षों में चर्चा करेंगे, खडगुण नीति, मंडल सिद्धांत जो फॉरेन पॉलिसी है, और राजा की दिनचर्या प्रशासनिक व्यवस्था पर। 3 पक्ष पर हम फोकस करेंगे, 3 पक्ष पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और आज हम जब हम प्रवेश कर रहे हैं पूरी भावभूमि बना करके, पूरा कौटिल्य का वैचारिक पक्ष आपके समझ में आ गया है, कौटिल्य की पूरी ऊर्जा समझ में आ गई है, और कौटिल्य का प्रजा के प्रति सबसे ज्यादा कमिटमेंट है, नागरिकों के प्रति कमिटमेंट है, और इसीलिए राजा पर अनेकानेक प्रकार के प्रतिबंध आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य आरोपित कर देते हैं। और यही वो कारण है। ये कल्पना करिए, जब जब देश की सभ्यता संस्कृति और देश की प्रशासनिक व्यवस्था एक सीध में हो जाती है, देश की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था जब संस्कृति से, आचार्य विष्णुगुप्त क्या है, संस्कृति के ही अध्याय हैं, धर्म, आनुवांशिकी, तर्क, दर्शन, वेद, धर्म अधर्म, वार्ता और दंड नीति, तीनों लेके चलने वाला विष्णुगुप्त कौटिल्य एक ऐसे राजा का चुनाव करता है, एक ऐसे प्रखर राजा का, तेजस्वी राजा का चुनाव करता है जिसकी सीमाएं रूस तक जाती थी। इतने बड़े विशाल साम्राज्य का उस युग में जब कोई मानवी यातायात के साधन नहीं थे, इतनी दूर राज्यों तक जिसका भगवा लहराता था, कितना बड़ा कौटिल्य की डिप्लोमेसी रही होगी, कौटिल्य की कितनी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी कि उसके शिष्य ने इतने बड़े साम्राज्य की प्रतिस्थापना कर दी है। तो इसी में उसकी प्रासंगिकता है। हमने उसके वैचारिक पक्ष का स्पर्श कर लिया है, और जिसमें वह स्वर्ण काल रहा है, जिसमें स्वयं विदेशी यात्री जब भारत में आते हैं तो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं प्रजा वत्सलता की, राजा प्रजा का किस प्रकार सेवक है और प्रजा कितनी प्रसन्न है अपने राजा से। वह राजतंत्र में भी इतनी डेमोक्रेसी, और राजतंत्र में भी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़, चुस्त दुरुस्त, करप्शन का कोई नाम निशान नहीं, कर्तव्यों की पराकाष्ठा, और इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना, यह अपने आप में सिद्ध करता है कि विष्णुगुप्त कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन, विचार दर्शन कितना परिपक्व था, कितना सटीक था, कितना समीचीन था, कितना प्रासंगिक था कि उसने एक ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था की प्रतिस्थापना की जिसके चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना नीट एंड क्लीन था। राजा के नाम पर कोई दाब और धब्बा नहीं था, कितना राजा चरित्रवान था। पूरा इतिहास उसकी इस कला का, इस प्रजा वत्सलता का, प्रजा के प्रति इस असीम स्नेह और प्रेम का उद्गार है, प्रतीक है। इतिहास उसका आकलन करता है। तो अब हम आज की क्लास समाप्त करेंगे, 3 विषय पर वार्ता करेंगे। थोड़ी सी राज्य की उत्पत्ति के विषय में है जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। आशा है आपको आज की क्लास प्रभावी लगी होगी। संख्या लगातार घट रही है तो हमें भी उस तरह का मन नहीं है। तो अब आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आज की क्लास में रहे,